In case of any asset which is called capital asset, if the selling price is higher than the buying price, the remaining amount shall be called capital gain. कोई asset हमने खरीदी है और उसका सेलिंग प्राइस, मान लो मशीनरी खरीदी है और उसका सेलिंग प्राइस मान लो 15,000 रुपये था और हमने खरीदी थी वो 10,000 रुपये की, तो उसका जो डिफरेंस है वो जो 5,000 रुपये का फायदा हो गया आपको, वो हमने बोल दिया क्या है आपका कैपिटल गेन। ठीक है, तो ये हम काउंट कर सकते हैं फॉर इनकम टैक्स पर्पजेज। जो अमाउंट हमारा एक्स्ट्रा मिला सेलिंग प्राइस के बाद उस पर हम टैक्स लगा देते हैं। तो चैप्टर का नाम यही है कैपिटल गेन। इसमें हाउस प्रॉपर्टी को हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने अलग से पढ़ा हुआ चैप्टर है। ठीक है, तो वो इसमें हम काउंट नहीं करते हैं। इतना ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। नया चैप्टर है आपका ये। शुरुआत है इसकी, पहले व्हाट इज द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, आपको मैंने क्या बताया अभी, व्हेन वी सेल सम एसेट कॉल्ड कैपिटल एसेट एंड वी गेन समथिंग, इट मींस द प्राइस ऑफ सेलिंग इज हायर देन द प्राइस ऑफ बाइंग, द डिफरेंस विल बी कॉल्ड कैपिटल गेन। कोई भी हमने एसेट खरीदी है और उसको हमने बेच दिया ज़्यादा वैल्यू पे और खरीदा था हमने कम वैल्यू पे, तो उसका जो डिफरेंस है वो कहलाएगा आपका कैपिटल गेन। तो इसमें हम बात कर रहे हैं व्हाट आर द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज मतलब कैसे लगाया जाता है टैक्स का। कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल, ठीक है, इट शैल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच द असेट इज ट्रांसफर्ड। जिस आपने ईयर में असेट को ट्रांसफर किया यानी कि बेच दिया या किसी को दे दिया, उस साल में हम आपका गेन मानेंगे, उससे पहले नहीं मानेंगे। हाउएवर इन सम केसेस, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। इन सम केसेस इट इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच कंसिडरेशन इज रिसीव्ड रेदर देन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। लेकिन कुछ केसेस के अंदर जब हमें पैसे रिसीव हो जाते हैं, मनी रिसीव हो जाती है, तब हम मान लेते हैं कैपिटल गेन हो गया, ना कि उस साल में जब ट्रांसफर हुआ। फॉर एग्जाम्पल कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कभी कभी कंपल्सरी एक्विजिशन कर लेती है लैंड का और चीज़ों का, असेट्स का, तो उसके अंदर हम मान लेंगे कि जब पैसे मिले तभी वो गेन हुआ, वरना नहीं हुआ। अब ये सब जानने से पहले हम जान लें कि व्हाट इज द कैपिटल असेट, मतलब कौन सी असेट है जिसके ऊपर हमें निकालना है कैपिटल गेन। ठीक है, तो कैपिटल असेट मीन एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द असेसी। कोई भी प्रॉपर्टी जो असेसी के पास है, वेदर और नॉट इन कनेक्शन विद दिस बिजनेस और प्रोफेशन, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या प्रोफेशन के लिए हो या किसी भी कारण से हो, उसको हम कैपिटल एसेट माना जाएगा जो ये प्रॉपर्टी उसके पास या आपके पास है। उसके अलावा एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है सिक्योरिटीज के अंदर, तो उनको भी हम इसके अंदर काउंट कर लेते हैं एज पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। जो भी रेगुलेशन होंगी वो लागू होंगी ऊपर। ठीक है, तो कैपिटल एसेट मे बी मूवेबल और मे बी इमूवेबल। का मतलब क्या है कि जो एसेट है का मतलब ये नहीं खाली वो मूवेबल हो, ये गाड़ी आपकी है ना, वो मे हो सकती है आपकी इमूवेबल, आपकी मशीनरी। जरूरी नहीं है कि टेंजिबल हो, यानी दिखाई दे आपको, जैसे मशीनरी दिखाई देती है, क्या पता वो हो इंटेंजिबल, फॉर एग्जाम्पल गुडविल। ठीक है, तो कोई भी असेट हमारी इससे नहीं बचती। प्रॉपर्टी मीन्स एनीथिंग, एनीथिंग ऑफ वैल्यू। आपको पता होगा लैंड कहाँ से पढ़ा था हमने, एनीथिंग ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड एन एसेट। सेम बात यहाँ पे है, इंक्लूड्स प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी राइट इन रिलेशन टू इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग राइट ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल। ठीक है, इसका मतलब राइट भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे, और वो राइट भी जिससे हम किसी कंपनी को मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। ये था आपका कि कौन सी एसेट हमारी कैपिटल एसेट के अंदर आती है। अब ये दे रखे आपको एग्जांपल्स। नंबर 1 स्टॉक इन ट्रेड, जो हमने स्टॉक रखा हुआ है खरीदने बेचने के लिए। ठीक है, पर्सनल इफेक्ट यानी पर्सनल आइटम्स लाइक ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल करेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, है ना, एनी अदर आर्ट वर्क, ये भी इसमें काउंट हो जाता है आपका स्टॉक इन ट्रेड के अंदर। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको मैंने बताई, ये सारी प्रॉपर्टी आपकी इसमें आ रही है। उसके बाद रखा है फ्रॉम द टैक्स पॉइंट, क्या क्या है आपका, एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अफोर्सेड एसेट्स, ये जो बताई थी अभी, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज आर नॉट पर्सनल इफेक्ट एंड हेंस आर कॉल्ड कैपिटल एसेट। For example, a house property, even though used for personal purpose, cannot be treated as personal effect and shall fall within the definition of capital asset। ठीक है, तो ये आपको बताया टैक्स पॉइंट के व्यू से कि आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है वो हमेशा पर्सनल इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया इसने, सिक्योरिटीज आर नॉट पर्सनल इफेक्ट बट पर्सनल इफेक्ट इंक्लूड्स
वेयरिंग अपीयरल, फर्नीचर, कार, साइकिल, स्कूटर, मतलब वो चीज़ें हम खुद के यूज़ के लिए कर रहे हैं, उसको मैं नाम दे दिया पर्सनल इफेक्ट का, सीधी बात इतनी है, ठीक है। जो हम खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं वो पर्सनल इफेक्ट है। उसके बाद इंटेंजिबल असेट डज नॉट हैव अ पर्सनल इफेक्ट, ऐसी असेट जो हमें दिखाई ही नहीं देती, इसको हम छू नहीं सकते, उनको बोलते हैं इंटेंजिबल असेट, उनका कोई पर्सनल इफेक्ट नहीं होता, तो उसको हम पर्सनल इफेक्ट के अंदर काउंट नहीं करेंगे। क्या काउंट करेंगे हम? यही ज्वेलरी, आर्टिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एक्स्ट्रास, इसको हम पर्सनल उसमें काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा इसके बारे में कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ चार्ज एंड व्हाट अमाउंट्स टू अ कैपिटल असेट। और हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। ज्वेलरी का मैंने आपको बता ही दिया, ज्वेलरी काउंट होगी इसके अंदर। अब जो नेक्स्ट थिंग आ रही है वो आपकी आ रही है एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया। अगर आपका लैंड है रूरल एरिया के अंदर तो उसको भी हम काउंट कर लेते हैं। अब इसमें एक लिमिट दे रखी है आपको कि लैंड विच इज एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज नॉट अ कैपिटल एक्सेप्ट, ठीक है। ये बात तो ठीक है कि जो रियल लैंड है उसको हम कैपिटल एसेट ना मान के उस पर गेन नहीं लगाएंगे, लेकिन फॉलोइंग केसेस के अंदर हम उस पर भी लगा सकते हैं टैक्स, ठीक है। क्या केसेस हैं आपके? अ लैंड विच इज सिचुएटेड विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ एनी म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशंस, ठीक है, टाउन और कमिटी और कंटेनमेंट बोर्ड हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर। सिंपल सी बात इतनी है कि जहां पर 10,00,000 लोगों से ज़्यादा लोग रह रहे हैं उसको हम रूरल लैंड नहीं मानेंगे और उस पर हम टैक्स लगा देंगे उस प्रॉपर्टी के ऊपर, अगर वो बेचती जाती है तो। और बाद में आपको डेफिनेशन दे रखी है कि आपकी पॉपुलेशन है 10,000 से ज़्यादा बट 1 लाख से कम है, ठीक है। 1 लाख से ज़्यादा पर 10 लाख से कम है और 10 लाख से भी ज़्यादा है, तो उस केस में कितना एरिया माना जाएगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अप टू 2 किलोमीटर है पहले केस में, दूसरे केस में 6 किलोमीटर है और तीसरे केस में 8 किलोमीटर का एरिया है, इसको नॉन रूरल एरिया माना जाएगा। इस एरिया के अंदर अंदर अगर आपने अपना प्रॉपर्टी दे रखी है या आपका लैंड है तो उसको नॉन रूरल माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। इसके बियॉन्ड होगा तो वो आपका एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा। इन रूरल एरिया उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सिंपल सी बात ये है कि पॉपुलेशन अगर 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम है तो 2 किलोमीटर के आसपास के एरिया को भी शहर माना जाएगा और बाकी को रूरल माना जाएगा। तो आपकी प्रॉपर्टी इन 2 किलोमीटर राइज करती है तो आपको उसको कैपिटल एसेट मान के उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। 2 किलोमीटर के बाहर है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको हम एग्रीकल्चर लैंड मान लेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट में दे रखा है ये ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया, ये आपको शॉर्ट में दे रखा है। आप चाहे तो एक बार इसको देख सकते हैं कि पॉपुलेशन आपकी 10,000 से है तो मैं आपको बता ही दिया 10 से कम पे हम मानेंगे कि रूरल है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 10 से 1 लाख में है तो उसको हम एग्रो लैंड मान के कैपिटल असेट मान सकते हैं। 1 लाख से ऊपर है तो भी और 10 लाख से ऊपर है तो भी, लेकिन वो रेंज जो थी वो डिपेंड करेगी विद इन किलोमीटर्स, ठीक है। तो बियॉन्ड 8 किलोमीटर है कहीं भी आपकी इन एरियाज के बियॉन्ड 8 किलोमीटर है तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं, ठीक है, तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। लेकिन बाकी केसेस के अंदर अगर वो 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर में लाई करती है तो टैक्सेबल है, रूरल नहीं है। और उस 2 किलोमीटर के एक्स्ट्रा है पहले केस में, दूसरे में 6 किलोमीटर और तीसरे किलो में 8 किलोमीटर उसके बियॉन्ड है तो उसको हम नॉन एग्रीकल्चर लैंड ना मान के उनको मानेंगे एग्रीकल्चर लैंड, और विद इन 8 किलोमीटर मानी जाएगी तो आपकी वो कहलाएगी एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये आपको शॉर्ट में मैंने बताया है, ठीक है। ये हमने बताया कौन सी प्रॉपर्टी आपकी मानी जाएगी हाउस उसमें एग्रीकल्चर लैंड और कौन सी नहीं, ठीक है। फटाफट से हम पहुंचते हैं नेक्स्ट पे। कौन कौन से आइटम आते हैं हमारे कैपिटल असेट्स के अंदर? आप देखा आपके सामने लिखा हुआ है गोल्ड बॉन्ड्स, यानी कि बॉन्ड्स आपने इशू किए हैं अगेंस्ट गोल्ड, है ना। तो फॉलोइंग गोल्ड बॉन्ड्स इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट कैपिटल असेट, ये सिर्फ केंद्र सरकार इशू होती है। 6.5% और 7% गोल्ड बॉन्ड्स और नेशनल डिफेंड गोल्ड बॉन्ड्स, ये आपके क्या है, इनको हम कैपिटल असेट नहीं मानेंगे, बाकियों को मानेंगे। स्पेशल बियर बॉन्ड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको भी हम कैपिटल असेट नहीं मानेंगे। और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड एज पर गोल्ड बॉन्ड स्कीम 1999 आर नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल असेट, मतलब इन सबको हम छोड़ के बाकी सबको हम मानेंगे कि वो कैपिटल असेट है। तो ठीक है, ये आपको मानना है। अब फिर से फटाफट एक शॉर्ट चार्ट देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें हमने अभी पढ़ लिया, क्या क्या आ गया। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट, ठीक है। जो बात कर रहे हैं कैपिटल असेट, इसमें हम टैक्स लगाएंगे वो क्या क्या टाइप की होती है। तो इसके 2 पार्ट हैं, पहला है लॉन्ग टर्म और दूसरा है शॉर्ट टर्म। सेक्शन 42A, सेक्शन 29A, ठीक है।
सेक्शन 2 सेक्शन 42A, सेक्शन 2 सेक्शन 29A, इसके अंदर ये चार्ज होते हैं टैक्स। आपको पता होगा शॉर्ट टर्म पे अलग रेट ऑफ टैक्स लगाते हैं हम और लॉन्ग टर्म पे अलग लगाते हैं, इसीलिए बाइफर्केशन किया है कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। विद इन 3 इयर्स को ज़्यादातर हम मानते हैं शॉर्ट टर्म और बाकी को मानते हैं लॉन्ग टर्म, ज़्यादातर ये डेफिनेशन इसकी होती है, लेकिन केसेस पे डिपेंड करेगा कि वो शॉर्ट है कि लॉन्ग। ठीक है, लिखा भी हुआ है आपके सामने। इट मीन्स असेट हेल्ड बाय एन एसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स। ठीक है, आपको बताया ही था पहले भी कि 3 साल के अंदर अंदर आपके पास कोई एसेट है, आपने बेच दी तो वो मानी जाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। 3 साल के बाद बेची है तो उसको माना जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ठीक है, तो विद इन 3 इयर्स आपने बेच दी तो शॉर्ट टर्म है और अदरवाइज इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं है। अब है आपके एक्सेप्शन, मैंने कहा था कुछ केस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर 36 मंथ नहीं है, खासकर शेयर और डिवेंचर के अंदर वहाँ पर ये वाली कंडीशन नहीं रखती। देखो लिखा हुआ है अंडर द फॉलोइंग केसेस द शॉर्ट टर्म विल बी ट्रीटेड एज 12 मंथ्स और 24 मंथ्स। कब होता है? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर इन अ कंपनी लिस्टेड इन इंडिया, आपने 12 महीने के अंदर अंदर बेच दिए तो शॉर्ट टर्म है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म है। ठीक है, उसके बाद एनी सिक्योरिटी और डिवेंचर, मैंने पहले कहा सिक्योरिटी हो डिवेंचर हो 1 साल के अंदर बेच दे शॉर्ट टर्म है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म है। उसके बाद यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जो आपके म्यूचुअल फंड होते हैं, अगर वो भी है तो वो भी 1 साल के अंदर माने जाएंगे। जीरो कूपन बॉन्ड्स और यूनिट्स ऑफ यूटीआईज आप सारे देखेंगे सब शेयर और डिवेंचर के अंदर ही फॉल करता है। तो मैंने आपको बताया सिक्योरिटीज बोलते हैं इनको। सिक्योरिटीज के केस में 12 महीने आपको लॉन्ग शॉर्ट टर्म माना जाता है, 12 महीने के ऊपर लॉन्ग टर्म। लेकिन 2 एसेट आपको ऐसी दे दी जहाँ पर ये 24 मंथ भी हो सकता है। कौन कौन सी है आपकी देख लो। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर इन एन अटोटलाइज्ड अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर इशूड बाय एन अनलिस्टेड कंपनी, जो कंपनी लिस्टेड है उसका 12 महीने, अनलिस्टेड कंपनी है उसका 24 महीने, क्योंकि जो अनलिस्टेड कंपनी होती है उनको शेयर डिवेंचर बेचने में टाइम लग जाता है और लिस्टेड कंपनी को तो स्टॉक एक्सचेंज में फटाफट एंड टू एंड बेच सकते हैं। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और लैंड है और बिल्डिंग है उस केस के अंदर भी 24 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म और 24 महीने से ऊपर है तो आपका लॉन्ग टर्म माना जाएगा। ये हमने बताया कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के क्या क्या एग्जाम्पल है। तो अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है लैंड और बिल्डिंग की या दोनों, तो उसको 24 महीने के बाद लॉन्ग टर्म माना जाएगा। ये हमने अभी अभी सीखा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे थे पीरियड ऑफ होल्डिंग की, तो आपके सामने बार दोबारा से आ गया। ठीक है, वाइल कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एनी कैपिटल एसेट, जो हम निकाल रहे थे 12 महीने 24 महीने 36 महीने, फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी कंसीडर्ड, दिस वुड डिसाइड द नेचर ऑफ एसेट। हमें ये बातें ध्यान रखनी है कौन कौन सी। पीरियड आफ्टर लिक्विडेशन, in case of shares if company goes into liquidation the period after the date of commencement of liquidation is to be excluded। अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई तो उसके बाद तो शेयर को हम काउंट करेंगे ही नहीं उसके अंदर, इसने और लंबे समय तक रखा है, जब लिक्विडेशन हो गया तो उसके बाद तो हम शेयर को ओन कर ही नहीं सकते, तो उसके लिक्विडेशन के आफ्टर का जो टाइम पीरियड है उसको हम शेयर को अपने पास रखने में काउंट नहीं करेंगे। डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, इज टू बी एक्सक्लूडेड, सेम बात है कि अगर आपने जिस डेट पर उनको बेच दिया वो डेट आपके ओनरशिप में नहीं आएगी, वो आपकी ओनरशिप में है कि आपने 3 महीने रखा 4 महीने रखा उसमें वो डेट काउंट नहीं होगी। यू हैव टू एक्सक्लूड द डेट ऑफ ट्रांसफर। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर, इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर, जो आपका टाइम पीरियड था, है ना, ये लिखा है आपके सामने, पीरियड ऑफ होल्डिंग यूनिट्स in the consolidated plan of the scheme of mutual fund include the period for which units were held by the SSC। ठीक है, तो जो आपका पीरियड है टाइम पीरियड जो उसे माना जाएगा जब तक आपने यूनिट को अपने पास असेस किया रखा अपने पास, वो पूरा टाइम पीरियड इसमें काउंट किया जाएगा इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो ये जो पीरियड है जब आपके मान लो इक्विटी शेयर आपने खरीदे या आपका अपने शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लिया, तो जब आपके पास प्रेफरेंस शेयर थे उसको जो आपने जितने महीने रखा था, मान लो आपने 5 महीने रखे थे प्रेफरेंस शेयर, तो 6ठे महीने को कन्वर्ट कर लिया इक्विटी शेयर में, तो आपका जो टाइम पीरियड है वो 6 महीने माना जाएगा, ना कि 1 मंथ। है ना, ये सिंपल सी बात इतनी कर दी मैंने आपकी कि अगर मान लो आपने 5 महीने के लिए ले रखे थे आपने प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद 6ठे महीने में आपने कन्वर्ट कर लिए इक्विटी शेयर में, तो ये 5 महीने भी इसके अंदर हम काउंट करेंगे और उनको जो हम मानेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्टिंग से माना जाएगा जब प्रेफरेंस शेयर थे, ना कि जब उनको कन्वर्ट किया गया। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखे हैं थोड़ी से नीचे, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ समझ में हमारे को आ जाएगा।
ज्वेलरी का तो केस आपको दे रखा है यहाँ पे, फ्रॉम 1 जुलाई 15 से 7 मार्च 20 तक आपने रखा है, तो भैया आपको पता है 3 साल से ऊपर हो गए तो ये क्या हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, 5 साल का टाइम पीरियड है तो सीधी सीधी बात है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया आपका ये। उसके बाद अगला है आपका लिस्टेड शेयर्स, ये भी 2 साल रख लिए आपने, 17 से 19 2 साल हो गए, आपको याद हो तो 1 साल तक अलाउड है, तो इनको भी लॉन्ग टर्म माना जाएगा। शेयर्स इन वाई लिमिटेड, ठीक है, और ये क्या था आपका, ये भी 24 महीने से ज़्यादा है, तो ये भी क्या है आपके लॉन्ग टर्म माने जाएंगे। उसके बाद अगला है रेजिडेंशियल हाउस, वो आपने रखा था 78 से 19, ये तो बहुत लंबा टाइम हो गया, इसको भी लॉन्ग टर्म माना जाएगा। 3 साल से ऊपर तो वैसे ही लॉन्ग टर्म होता है ना, हमेशा ही होता है 3 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म। उसके बाद यूनिट्स ऑफ यूटीआई, फिर 12 महीने का टाइम पीरियड होगा इसके अंदर। देखो 19 से 20 में रखा है, 1 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म हो गया ये। ठीक है, उसके बाद जीरो कूपन बॉन्ड्स 19 से 20, फिर से 1 साल से कम, 12 महीने। एक बार देख लेते हैं कितना बैठा आपका, 6-6-19 से 11-11-20, 1 साल से ऊपर हो गया, तो 1 साल से ऊपर है तो लॉन्ग टर्म हो गया ये। उसके बाद ड्राइंग से आपकी 11 से 19, 8 साल या 36 महीने से ऊपर जो भी हो वो तो लॉन्ग टर्म हमेशा होगा, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया। और 17 से 19 आपके थे अनलिस्टेड शेयर, तो मैंने आपको बताया था 24 महीने का टाइम अलाउड होता है उनको, तो ये हो गया शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो सिंपल सी बात कि 36 महीने से जो ऊपर टाइम पीरियड हम रखते हैं वो तो हमेशा लॉन्ग टर्म होगा, लेकिन अगर शेयर डिबेंचर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी है तो 12 महीने हमारा शॉर्ट टर्म और उससे ऊपर लॉन्ग टर्म। और अगर आपका लैंड और बिल्डिंग है तो 2 साल शॉर्ट टर्म, 2 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म, और आखिरी अनलिस्टेड शेयर है तो 2 साल तक आप उसको शॉर्ट टर्म मानोगे और 2 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म मानोगे। ये आपको शॉर्ट टर्म मैंने अभी बता दिया कौन कौन सी एसेट क्या होती है। ठीक है, तो आज क्लास यहीं खत्म करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आपको